हेलो डियर्स, आज हम फिर बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो इफ़ेक्टिव टीचिंग इन इंग्लिश पार्ट 1 में चर्चा की कि किस तरह से हम पढ़ाएं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर बहुत सुगम और प्रभावी तरीके से पढ़ाने के कौशल कौन कौन से ऐसे हैं जो लर्नर को आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में कक्ष में हम किन किन बातों का ध्यान रखें। आज हम पार्ट 1 में हमने कक्षा 6 की एक इंग्लिश बुक को टेक्स्ट का जिक्र किया, उसको अब आज आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रम में हम आज बात करते हैं पार्ट 1 की चर्चा में। और शिक्षण के क्रम में हम यदि बात करें तो सबसे पहले एक शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। और इस क्रम में मैं मेरे शिक्षक के रूप में सब साथियों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि शिक्षण क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। और जब हम बहुत ईमानदारी से, बहुत समर्पण भाव से यदि हम बात करेंगे तो शिक्षण को मैं इस तरह से परिभाषित करता हूँ, शिक्षण को मैं यूँ समझता हूँ, टीचिंग इज नॉट बचरिंग, टीचिंग इज जस्ट जगलरिंग। ट्राई टू बी ए जगलर in teaching. When we teach, when we deal child in classroom, we should know very clearly that a teacher should be a child first, very first. A teacher has to go to the down level of the child. As this lesson is to be discussed, first of all, either poetry or prose. A teacher should start to ask a child structurally as well as thematically, and when we take this structure, when we take this book, then structurally this lesson is to be focused out physically by textbook to the children. And when we come to this lesson, when we focus out structurally asking to children, this lesson basically is divided into 3 parts. Part 1, Part 2 and Part 3. When we ask to children, let us come, my dear children, बच्चों इस लेसन को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। आप क्या देख रहे हैं? तो बालक 100% हमें जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये बात कह पाएंगे कि इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। और जब ये जवाब आएगा या टीचर जब उन्हें ये हाईलाइट करेगा तो तुरंत टीचर को पूछना पड़े या पूछना चाहिए कि और क्या देख रहे हैं। और जब उनका ध्यान जाएगा, उनके आंसर्स आएंगे, तो उनके आंसर्स 100% बिल्कुल सही नहीं होंगे। लेकिन हमारे टीचर से एक चूक हो जाती है। एक आम तौर पर शिक्षण में कक्ष में हम एक गलती करते हैं। शिक्षक जनरली चाहता है कि उसने जो क्वेश्चन रखा उसका
100% एग्जैक्ट आंसर वो आना चाहिए जो चाह रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। वेरियस टाइप ऑफ आंसर्स एज पर द लेवल ऑफ द लर्नर, बालक के स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न तरह के विविध प्रकार के विविध तरीके से जवाब आएंगे, लेकिन उनमें आंशिक सत्यता होगी। एट लास्ट जब हम उनसे सभी तरह के जवाब ले चुके होंगे, उसके बाद हम हमारा आंसर बच्चे को, लर्नर को देंगे। और जब हमने पूछा कि इसमें और क्या देखते हैं, तो हो सकता है बच्चों का, किसी बच्चे का ध्यान गया, किसी का नहीं गया, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें लेसन के एंड में, लेसन के लास्ट में लिखा मिलेगा 16। दैट मीन्स इस लेसन में 16th पैरा है। आपके सबसे पहला बच्चे ने फिजिकली लेसन को देखना स्टार्ट किया, बच्चे ने देखा, बराबर आंसर नहीं आया, टीचर ने जवाब दिया, बच्चों देखो ये लेसन एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा है। बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। वो सबसे पहली बात इससे ये होगा कि जब बालक इस चीज़ को देखता है तो बालक को बाई ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक आंसर मिलेगा कि टीचर जो उसे कह रहा है वो सही है, और इससे उसका इंटरेस्ट और इंक्रीज होगा, उसका विश्वास बढ़ेगा, और इससे तो और भी वो आश्वस्त हो जाएगा, और भी रुचि बढ़ेगी। जब शिक्षक ये कहेगा देखिए अध्याय के लास्ट में क्या लिखा, और जब जवाब मिलता है 16, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये 16 का मतलब है, यानी 3 जो पार्ट है वो 16 यानी हिस्सों में बटा है। मतलब है बच्चे के स्तर से बात कर रहे हैं हम हमारे नॉलेज के स्तर से बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे के, बालक के, लर्नर के, कक्ष के, उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर बात कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से बात करेंगे तो हम उसको ये बताना चाहते हैं हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर। और जब उसने बताया या नहीं बताया, हमने बताया कि लास्ट में इसमें 16 लिखा हुआ, क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 16 पैराग्राफ हैं। फिर हम एक प्रश्न रखेंगे और क्या देख रहे हैं, तो हम ये पाएंगे कि कुछ बालक ऐसे होंगे जो सोचने के बजाय अपने साथी, अपने पड़ोसी की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब है वो बालक अभी भी जागरूक नहीं हुआ, अभी भी वो बालक पैसिव है। वो रेडीमेड यानी आंसर चाह रहा है अपने पड़ोसी से, उसे मिले तो आपसे बताए, आपको बताए, आगे टीचर को बताए, यानी वो सोचने के लिए तैयार नहीं हुआ। दैट मीन्स हमारा जो मोटिवेशनल, हमारा इंट्रोडक्टरी जो लेसन पढ़ाने का जो तरीका है उसमें हमें 100% हमें यानी प्राप्ति नहीं हुई है। हम जो चाह रहे हैं, सभी बच्चों को इन्वॉल्व करना जो चाह रहे हैं, विषय वस्तु से जो जोड़ना चाह रहे हैं, ये हम में कमी रह रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम तुरंत बोलेंगे कि और बारीकी से देखें, और यदि इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो हम उन्हें सर्व करेंगे कि पार्ट 1 जहाँ ख़त्म होता है वहाँ लिखा अगला पार्ट 2, उसे पहले नज़र डालेंगे तो इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4। दैट मीन्स पार्ट 1 में 4 पैराग्राफ हैं। अब मैं समझता हूँ बच्चे का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, मैं समझता हूँ बच्चा सोचने लगेगा, और वो शायद शिक्षक नहीं बोले उससे पहले, यानी वो बोलने लगेगा। अगले में आपकी जो साइड में जो नंबरिंग हो रहा है उसको गिनने लगेगा, और यानी नंबर जो सेकंड जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि 80 और 90% बच्चे हमें बताएंगे कि 5 से लगाकर 8 तक जो क्रम दे रखे हैं वो पार्ट सेकंड में, मीन्स इसमें इतने पैराग्राफ है। और 9 से 16 जो दे रखे हैं, दैट मीन्स वो काउंट करके बताएगा
इसमें इतने पैराग्राफ है, दैट मीन्स आपका पढ़ाना सफल हो रहा है। हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में, अच्छे सफल शिक्षक के, प्रभावी शिक्षक के रूप में, क्योंकि हम बच्चे को अब विषय वस्तु से जोड़ चुके। हम बात करेंगे, जो ही हमने स्ट्रक्चरल इसको देखा तो अभी पाएंगे कि हम बहुत बारीकी से देखेंगे इस बुक को। तो आप देख रहे हैं इस बुक में जो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में आप देखेंगे इसमें तीनों जगह पर पोर्ट्रेट्स हैं। भाषा शास्त्रियों ने, हमारी टेक्स्ट बुक तैयार करने वाले शिक्षाविदों ने, विषय एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे तरीके से उद्देश्य प्राप्ति के उद्देश्य से इसको डिज़ाइन किया। और इसको यानी इसमें 3 जो आपके पोर्ट्रेट है उसमें बारीकी से हम देखेंगे कहानी के अकॉर्डिंग जो आपका डिजाइनिंग है, बच्चे का ध्यान बरबस आकर्षित होगा। पहला जो पोर्ट्रेट है, चूंकि हमारी कहानी में जो कैरेक्टर्स है मुख्य रूप से वो आगू चौधरी और जुम्मन, इसमें जुम्मन शेख जो इसका जो दूसरा कैरेक्टर है, और अगला एक और कैरेक्टर जिसका जिक्र है, जिसकी कहानी इर्द गिर्द घूमती है, चाची। तो हम देखते हैं पहला जो पोर्ट्रेट है वो बच्चे का ध्यान इस बात पर आकर्षित करेगा। यदि हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि बच्चों यहाँ क्या देख रहे हैं, तो बिल्कुल चाची के यानी जो फॉर्म में चाची को रखा है। जुम्मन चूँकि इस्लामिक बैकग्राउंड का कैरेक्टर है और इस्लामिक बैकग्राउंड का कैरेक्टर होने की वजह से उसी तरह से उसको दिया है। उसके यानी दाढ़ी दिखा रखी है, मीन्स और डिस्टिंग्विश किया गया है, कल्चरल और सोशल तरीके से उसको डिस्टिंग्विश किया है। ये हम देखने के बाद क्या देखते हैं, चूँकि हमारा जो टेक्स्ट है उसका पार्ट 1 जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और इंट्रोडक्टरी पार्ट में प्रॉब्लम जो विषय वस्तु है, आपका कंटेंट है, वो प्रस्तुत किया गया। तो हम देखते हैं जुम्मन के पीछे या इस डिस्प्यूट और इस प्रॉब्लम के पीछे इसका जो मेन कैरेक्टर है वो जुम्मन्स वाइफ। तो उसका डायग्राम में उसका पोर्ट्रेट भी हमें दिख रहा है। हम सेकंड यानी इस पे चलते हैं तो आप देखेंगे कि केस प्रेजेंट किया गया और केस चाची के द्वारा प्रेजेंट किया और पंचायत लगी। इसमें जब बच्चे से पूछते हैं कि क्या आप देख रहे हैं, तो इसमें यानी अराउंड चारों तरफ लोग बैठे हैं, बीच में एक विशेष पोजीशन में व्यक्ति बैठा है, और जहाँ बैठे हैं जो लोकेशन है उस लोकेशन में बच्चे से हम पूछते हैं तो एक बड़ा सा यानी जो है पेड़ का डिज़ाइन है। चूँकि कहानी में पेड़ का जिक्र हुआ, अंडर विच ट्री, दैट ट्री, बनियन ट्री, और बनियन ट्री बड़ा सा बना है। आपका डिज़ाइन बरबस बच्चे को कहानी के इर्द गिर्द ले जाता, कहानी को समझने के यानी जो है नज़दीक ले जाता, बच्चों को इंटरेस्ट यानी जो है क्रिएट करने के नज़दीक ले जाता है। यदि हम ऐसा करते हैं, अगले हम चलेंगे तो आगे देखेंगे कि लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट जो कि कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन में हम देखते हैं कि यहाँ पर न्याय हुआ और किस तरह से यानी जो है न्याय होने के बाद व्यक्ति जिसको उम्मीद नहीं थी वो उसके प्रति बड़ा कृतज्ञ हुआ और बहुत ही अभिवादन के साथ शिष्टाचारिक तरीके से उसके प्रति झुक रहा है। और वही पेड़ है, वही लोग हैं, वही पंचायत है। यदि हम ऐसा करते हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा जो पूर्व ज्ञान है उसका कल्चरल, सोशल, और वो सोशल पूरा ज्ञान उसका इकट्ठा हो जाता है, और मेरे ख्याल से वो बच्चा बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाता है। हम चूँकि शिक्षा को यदि हम बात करते हैं, शिक्षा में शिक्षण की हम बात करते हैं, वेरी प्राइम एम ऑफ आवर एजुकेशन इज टू bring out the abilities of the child, to cultivate the abilities of child। हम सबसे पहले शिक्षा के द्वारा
बालक की अंतर्निहित शक्तियों को विकास देते हैं। ये प्रमुख, ये प्रथम, ये मुख्य उद्देश्य शिक्षा का। और ये करने के लिए हम जब पाठ्यक्रम के माध्यम से बात करते हैं, शिक्षा के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन शिक्षा का एक और परम एकेडमिक जो उद्देश्य वो ये है कि हम कक्षा यानी जो है पास कराना, मीन्स कक्षा प्रमोट कराना, डिग्री डिप्लोमा देना, और उस उद्देश्य से हमें एग्ज़ाम्स सेट करना, एग्ज़ाम्स के थ्रू हमें बच्चे को ये डिग्रीज इश्यू करना, और उसके माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम करते हैं। तो आप देखेंगे यदि बहुत अच्छे जागरूक शिक्षक के रूप में हम ये एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बुक में जो पीछे आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज की जा रही है वो है आपका वर्किंग विद टेक्स्ट, यानी हमारी जो टेक्स्ट की नीटिंग जो है, कहानी जो है, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन जो है, उसके साथ हमारा कार्य, उसके साथ हमारा एक्सरसाइज मीन्स जस्ट आफ्टर वन चाइल्ड हैज़ गॉन थ्रू द कंटेक्स्ट थीम, देन आंसर्स टू बी आस्क्ड, answers to be expected, understanding that is to be required after just going through the text as a feedback, whether child is able to go through, whether child is able to understand such presentations। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें अगला जो आपका है वो वर्किंग विद लैंग्वेज। इसमें टेक्स्ट में लैंग्वेज चूंकि हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि लैंग्वेज के रूप में इससे आपका सेकंड ये पूछा गया कि लैंग्वेज से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन या किस तरह की बातें होगी जो इसमें आई है। उसके बाद आप देखिए इसमें हम जब आगे चलेंगे तो आपका इसी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ पीछे, यदि बहुत जागरूक शिक्षक के रूप में हम देखते हैं तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग की जो एक्सरसाइज पीछे दे रखी है उसके पीछे जो मोटो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का, हमारे एजुकेशनिस्ट का या हमारी शिक्षा का जो पूर्ण जो उद्देश्य है पीछे, कि हम इसके माध्यम से बालक को सक्षम करें कि वो इस भाषा को बोलना सीखे, इस भाषा को लिखना सीखे, और इसलिए इसके पीछे डिजाइन किए गए हैं स्पीकिंग क्वेश्चंस। और जस्ट लास्ट में आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से इसमें आपको डिज़ाइन किया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालक के लिए बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन से एक्सरसाइज दे रखी है पीछे, और वो आपकी दे रखी है डिक्शन। 4 तरह के आपको क्वेश्चंस पीछे मिलेंगे जो कि बालक को एग्ज़ाम में फेस करने, जो कि टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसके ज़रिए बालक को सीखना है। हम इसके पार्ट 1 में इफ़ेक्टिव टीचिंग इन लैंग्वेज के पार्ट 1 में आपने यदि सुना है, आप यदि हमसे जुड़े हैं, नहीं तो उसे भी आप देखेंगे, तब दोनों चीज़ों को रिलेट करके आप समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने उसमें बात की थी, बहुत सारी हमने टेक्सुअल, बहुत सारी हमने मेथोडोलॉजी, बहुत सी स्किल्स की बात करते हुए इसको उसमें रेफ़र किया था, और इसीलिए इस लेसन को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेसन को मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि हमारा जो मेन उद्देश्य है इसको जोड़कर इस इफ़ेक्टिव टीचिंग इन लैंग्वेज में एज ए एग्ज़ाम्पल ऑफ 6th क्लास लेने का परम उद्देश्य यही रहा है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चे को हम सिखा रहे हैं या हम बच्चे को सीखने के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए
यदि मैं बहुत फ्रेंकली अपने अनुभव से बात करूं तो एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करें। होटल बियरर जो है उसने सीखा है या पढ़ा है? उसने ऐसा क्या किया कि एक साथ वो एक बड़ी सी लिस्ट जो आपकी मेनू कार्ड की है उसको झट से रीड आउट करता है। लेकिन हम यदि उसमें देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसी चीज़ मिस हो रही है जिससे हम उसको एडुकेटेड नहीं कह सकते। एक शिक्षक के रूप में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करें हमारा नॉलेज क्या है, हमारी डिग्री क्या है, हम किस स्तर के हैं, दैट्स नॉट इनफ। हमें सबसे पहले दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षक उसे कहा जाएगा who knows, who has ability to go down as per the standard of the child। बालक के स्तर तक उतरने की जिसमें काबिलियत है वही दुनिया का श्रेष्ठ शिक्षक है। हम देखेंगे पीछे के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यदि हम बात कर रहे हैं वर्किंग विद टेक्स्ट, वर्किंग विद लैंग्वेज एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड डिक्शन, जो चार हमें ऑब्जेक्ट्स देकर जिसके इस मोटो को पाने के पीछे जो हमें एक्सरसाइज दे रहे कि उसके थ्रू हम चलते हैं, तो इस लेसन में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे? पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी कि हमें सबसे पहले लेक्सिकल आइटम के रूप में जब हाईलाइट करने पड़ेंगे तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स होंगे। न्यू वर्ड्स लैंग्वेज की दृष्टि से सबसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में, नॉन नेटिव लैंग्वेज के रूप में इस भाषा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है वो ये है कि प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। तो हम इसको लिस्ट आउट करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिस वर्ड को लिखा अलग तरह से गया उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अलग है और इस स्टैंडर्ड पे बच्चे के कंफ्यूजिंग यानी मैटर्स इश्यूज बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें यदि हम लिस्टिंग करें या मैं एक दो गिनाने का यदि प्रयास करूं तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है JUDGE। बच्चा इस लेवल पर कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। जज। अगला इसमें वर्ड लिखा हुआ है GRUD ग्रज्ड। अगला वर्ड लिखा हुआ है RUIN रुइन। अगला वर्ड लिखा हुआ है TIGST टाइट। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स आपके प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वर्ड्स हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो होमोनिम है। अब हमें होमोनिम वर्ड का मीनिंग बताना। अब लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, लैंग्वेज रिलेटेड सारी बातें हैं। होमोनिम कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका उच्चारण एक जैसा आएगा, एक नहीं एक जैसा आएगा, लेकिन स्पेलिंग डिफर होगी। जैसे इसमें एक वर्ड को यदि हम लेते हैं टाइटल में जो वर्ड यूज हुआ उसी को ले लीजिए आप, FAIR है। होमोनिम के रूप में जब हम शब्द को लेते हैं जिसके टाइटल में आया FAIR फेयर, और इसी के जैसा लगभग उच्चारण देने वाला शब्द इसमें आया PAIR पेयर। इस तरह के शब्द जिनकी स्पेलिंग डिफर है रिटर्न में लेकिन उच्चारण लगभग ही जैसा होगा, ऐसे हमें ढूंढने पड़ेंगे, पॉइंट आउट करने पड़ेंगे। मेरा एक और ध्यान है कि मैं स्ट्रक्चरल और थीमेटिक तरीके से इस लेसन को कंक्लूड कर दूं, सम अप कर दूं, और इसलिए आप समझ रहे होंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा टीचिंग में। आपको क्लियर कट है, ये बिल्कुल क्लियर है
आइदर प्रोज और पोइट्री, चाहे आप प्रोज पढ़ा रहे हैं चाहे आप पोइट्री पढ़ा रहे हैं, एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में सबसे पहले हमें उसका दो स्तर पर, दो लेवल पर हमें काम करना है। हमें फिजिकल और हमें थीमेटिकल। हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये सारी बात कर रहे हैं, ये हमारी फिजिकल, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल बात हो रही है। और स्ट्रक्चरल में हमारे सामने इस लेसन से जब हम गुजरते हैं, जब चलते हैं, तो आप देखेंगे आप पढ़ा रहे हैं, यदि नहीं भी पढ़ा रहे हैं आप, यदि अदर बड़ी क्लास पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप इस लेसन को देखें। और जो चर्चा मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ शिक्षक के रूप में, आप इसको थोड़ा मनन करें, सोचें कि यकीनन हमें इस तरह से यदि हम करें या करते हैं तो आपको ये भी विश्वास होगा कि आपको बहुत ही प्रभावी रेस्पॉन्स और बहुत ही यानी जो है अच्छा यानी फीडबैक और अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है। जो शिक्षक ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं या कहीं यदि कहीं ऐसा सुधार की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप देखें, इस तरह से लेसन को डील करके देखें तो आपको बिल्कुल रेस्पॉन्स मिलेगा। इसमें आप देखो आगे हम चल रहे हैं तो इसमें स्ट्रक्चरल जब हम ध्यान दे रहे हैं तो मैंने पहले भी पार्ट 1 में भी बात की थी कि इसमें बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स इसमें बाहर अलग से भी आउट आपको दे रखी है, कर रखी है पीछे बुक के, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर यूज़ हुई है। उन्हें हम देखेंगे, बच्चे तक हम पहुंचाएंगे, इसके लिए लेक्सिकल आइटम के रूप में हम हाईलाइट कर चुके होंगे। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को करने के बाद हम एक मॉडल रीडिंग देते हुए सबसे पहले अब हम इसके थीमेटिक व्यू पर आएंगे। और जब थीमेटिक व्यू को हम पहले प्रेजेंट करेंगे और थीमेटिक व्यू में हम सबसे पहले बात करेंगे बालक को, बच्चों को हम ये बताएंगे कि इस लेसन की थीम क्या है, से मीन्स मुख्य विचार क्या है। और हम इस कहानी से ये बताएंगे कि इस लेसन का मुख्य जो विचार है वो है फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप। ये मेन थीम है इसकी। लेकिन इसका एक जो अध्याय होगा उसको हम बारीकी से पढ़ेंगे तो जो मेन जो थीम है उसके साथ सब थीम होगी उसमें। और इसका जब सब थीम हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, वो हमने देखा कि टाइटल जो जिस तरह से चाहे टाइटल चल रहा है उसके यानी तरीके से हम बात करेंगे तो उसका हम भूले नहीं इस बात को भी। यानी हमारा फेयर जो शब्द है डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से हम बात करेंगे तो आपका डिक्शनरी मीनिंग कह रहा है फेयर मीन्स अच्छा, फेयर मीन्स सुंदर। हम बात पार्ट 1 में कर चुके कि दो तरह के वर्ड होंगे हमारे। एक वर्ड होगा आपका स्ट्रक्चरल वर्ड और एक वर्ड होगा कंटेक्चुअल वर्ड। हम हमेशा जब भी लैंग्वेज को पढ़ाएंगे बालक को सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लासेस में ये क्लियर करेंगे कि वर्ड को हम टेक्सुअल रेफरेंस में देखना स्टार्ट करें। अदरवाइज बालक मुख्य बिंदु तक, मुख्य शब्द के अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे कि यहाँ पर फेयर प्ले के अर्थ के हिसाब से हम बात करें, लेकिन इसका हमें कह सकते हैं उचित न्याय, सच्चा न्याय, ये उसका सब यानी जो है टाइट। फ्रेंडशिप आप इसको किसी भी तरह से इंटरचेंज करके भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा टेक्सुअल जो डिमांड है वो तो ये है कि जो आपका टाइटल है उस टाइटल को ही हम मेन थीम मानेंगे। मेन थीम टाइटल की है उचित न्याय, ये इसका थीम बनेगा। सब थीम आप उसको बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैसेज आपका जाना चाहिए। जब हम थीमेटिकल
मेन थीम और सब थीम उसकी देंगे तो हम टेक्स्ट के आपका नीटिंग को प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह से ये थीम यानी आती है और हम कहानी से जब गुजरेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें दो यानी कहने का मतलब दोस्त जिनके नाम हमारे सामने आए। एक का नाम है जुम्मन शेख और दूसरे का नाम है आगू चौधरी। एक कैरेक्टर हमारे सामने आता है चाची। आगे जाके थर्ड जो पार्ट आता है उसमें एक यानी कैरेक्टर आता है। इसमें कैरेक्टर्स जो है मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, आप भी देखेंगे रियलाइज करेंगे कि जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं वो अपने आप में सिग्निफिकेंट है। कोई न कोई उनके पीछे अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक मैसेज है। कैरेक्टर्स जैसे अगला कैरेक्टर आ रहा है आपका एक साहू, और उस साहू का जब आप यानी पूरा नाम पढ़ेंगे तो आपका बालक जो कहानी पढ़ते पढ़ते बहुत यानी एक प्रकार से हम उसको डल नहीं कहेंगे, टायर्ड हो चुका होता है। क्योंकि सबसे जो बच्चे की जो बात है वो माइंडली प्लेफुल होता है, और ये बहुत मुश्किल है कि किसी व्यक्ति को, और विशेष रूप से इस अवस्था के बालक को हम प्लेफुल रखें। तो यदि उसमें ऐसा होता है तो आप उसको जब पढ़ेंगे, नाम है उसका पूरा समझू साहू। अब ये नाम ऐसा है कि एक प्रकार से नाम जब हम पढ़ेंगे तो बरबस बच्चे का ध्यान जाता समझू साहू। समझू साहू एक ऐसा नाम है जो कैरेक्टर के रूप में रखा लेकिन सिग्निफिकेंट है। इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पज है। यानी थर्ड स्थिति में पहला पार्ट पढ़ा, दूसरा पार्ट पढ़ा, तीसरे पार्ट में जो है ये एक इस तरह का नाम आता है जो उसके आसपास सुनाई देता है। इसकी कल्चर में बच्चे का ध्यान यानी जो है जाएगा समझू साहू, और उस नाम से ही यानी कहने का मतलब या तो ये बहुत समझदार है और यह बहुत ज़्यादा समझदार है। ये अर्थ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। क्यों? सेटायरिकल अप्रोच में होगा तो यानी बहुत समझदार है, यानी बहुत चालाक है। और यदि आपका इंटेलेक्चुअल अप्रोच में होगा तो दैट मीन्स यानी समझदार है। समझू साऊ दैट इज सिग्निफिकेंट आइदर सेटायरिकल और इंटेलेक्चुअल। यदि सेटायरिकल होगा तो यानी कनिंग वन, और यदि इंटेलेक्चुअल होगा तो आपका सोलोमनिक यानी आपका अर्थ उसमें होगा और बच्चे का ध्यान जाएगा जरूर। हम देख रहे हैं इसमें दो तीन वर्ड जो बच्चे के इर्द गिर्द के हैं, वो पंच है, पंचायत है। ये भी शब्द ऐसे हैं जो उसके सुने हैं, आसपास रोज काम आते हैं। इन सब चीज़ों से वो जुड़ेगा। और किस तरह से कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में हम देखते हैं कि सोशल एक समस्या को उजागर किया गया। आगू चौधरी और जुम्मन शेख जो कि यदि हम बात करते हैं सोशल बैकग्राउंड पे, धार्मिक बैकग्राउंड पे, दो यानी धर्मों से रिलेटेड है, मुस्लिम कल्चर, हिंदू कल्चर। चाची की समस्या जो है कि किस तरह से चाची अपने अलाउंस की मांग करती है। शी इज नॉट सेटिस्फाइड, नाउ शी इज एंग्री एंड शी अप्लाइज, शी goes, she knocks the door of पंचायत, और पंचायत का दरवाज़ा वो खटखटाती है। पंचायत में जब बात आती है आगू चौधरी को वो यानी इसके लिए पंच के रूप में यानी करती है। और हम देखते हैं कि आगू चाची से ये कहता है कि मैं जुम्मन का दोस्त हूँ और चाची मैं कैसे यानी बोलूँ। हम देख रहे हैं टेक्स्ट के यानी अकॉर्डिंग जब चलते हैं तो ये बहुत बड़ी यानी जो है हमारे सामने चैलेंज आता है। एक सामाजिक और एक हमारा मनुष्य की प्रवृत्ति वाली बात बताने का प्रयास कर रहा है।
और उसमें हम देखते हैं कि राइटर हमारा या टेक्स्ट हमारे बताना चाहता है कि पंच के रूप में, एक लीडर के रूप में हमें ये बिल्कुल परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। आइदर योर फ्रेंड और योर रिलेशन, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, आपको बात ये ध्यान नहीं रखनी, आपको बात ध्यान रखनी है कि आप यानी जो है, चूँकि इसमें चाची जो है, जब हमारा आगू चौधरी चुप हो जाता है तो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पंचायत और पंच द वॉइस ऑफ गॉड, इसमें यानी ये बात भी आती है। और हम देखते हैं आगे, मैं शॉर्ट और सम अप करके बात को ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि इसके माध्यम से सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अगले उसमें हम देख रहे हैं कि अगला केस जो आता है, समझू साहू, किस तरह से वो बैल खरीदता है और उसका बैल मर जाता है। 1 महीने के यानी जो है विद इन अ मंथ उसे उसका पैसा चुकाना होता है, लेकिन वो नहीं चुका पाता है और किस तरह से वो भी पंचायत केस लेकर जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से उसे भी यानी पंचायत का मुखिया चुनने की यानी बात होती है, ये बात उसी पे छोड़ दी जाती है और अब वो आगू को यानी कहने उसको जुम्मन शेख को यानी पंचायत के यानी जो है मुखिया के रूप में, पंच के रूप में चुनता है। हम देखते हैं कि आगू बड़ा खुश होता है कि अब बदला लेने की यानी, चूँकि दोनों दोस्तों में एनिमिटी शब्द यूज हुआ है, इसमें रिवेंज शब्द यूज हुआ, कैसे बदला लेने के लिए तैयार था, कैसे उनमें दुश्मनी हो जाती है, कैसे उनमें मनमुटाव हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ जब लास्ट में वो बिल्कुल स्पष्ट निर्णय देता है तो वो दोनों किस तरह से यानी उसको जो ये कहता है कि बैल मर गया, उसका पैसा नहीं लौटा सकता, इसलिए वो जब न्याय करता है और एक अच्छे न्याय यानी धीश के रूप में, पंच के रूप में ये कहता है कि जब बैल को बेचा गया तब वो बिल्कुल स्वस्थ था, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं थी, इसलिए उसे यानी पैसा देना पड़ेगा और इस बात से पूरे पंच यानी बड़े खुश होते हैं। कहानी इस तरह से अपने क्लाइमैक्स पर आती है और हम देखते हैं कि आप पढ़ेंगे या कक्षा में पढ़ाएंगे तो कहानी मोरली बच्चों को बहुत डेवलप करेगी। इसका पीछे एक जो सबसे बड़ा है कि उसे टेक्सुअल एक्सरसाइजेज करनी है, टेक्सुअल आंसर देने हैं, लेकिन उसको मोरल साउंड भी करना है और ये मॉरल साउंड के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है जो कि हमारे महान हिंदी कवि, राइटर मुंशी प्रेमचंद के यानी उससे ली गई है। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है कि कैसे पढ़ाएं कक्षा में, बालक को कैसे जोड़ें विषय वस्तु से, सब दोस्तों को ये मेरी बात कुछ जची होगी। और यदि आपको लगे तो आप बात करें, आप चर्चा करें, और यदि आपका मन अच्छा है तो आप फ़ोन करके भी मुझे मन बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब बात जो है समझ आई होगी और कोई सुझाव है तो आप यानी ज़रूर भेजें। मेरा प्रयास था कि आप तक इस माध्यम से पहुँचें। धन्यवाद, शुक्रिया।